एक बार मेरे मन में एक विचार आया कि क्या कम रिस्क लेकर भी अच्छे रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। अगर हाँ, तो क्या कोई ऐसा है जिसने कम रिस्क लेकर भी अच्छे रिटर्न्स कमाए हो। फिर मैंने एक ट्रेडर के बारे में पढ़ा जिनका नाम है मोनरो ट्रोट। न्यू मार्केट विज़र्ड बुक समरी के हमारे अगले ट्रेडर हैं मोनरो ट्रोट। ये एक ब्रोकरेज कंपनी में कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर के तौर पे काम करते थे। 5 साल के दौरान इनका एवरेज रिटर्न 67% था और उनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 8% था। और जो बेस्ट पार्ट है कि उनके ट्रेड्स की एक्यूरेसी 87% था। इसका मतलब अगर उन्होंने 10 ट्रेड लिए तो 10 में से लगभग 9 उनके ट्रेड सही जाते थे। 1986 में वो एक पब्लिक मनी मैनेजर बने और हैरानी की बात यह है कि उनका रिटर्न लेजेंडरी ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स से भी अच्छा है। वो कभी भी अपने रिटर्न्स की तारीफ नहीं करते। वो बहुत ही हम्बल नेचर के हैं। वो कहते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा काम है अपने कस्टमर के लिए पैसा कमाना। उनका मानना है कि जैसे कुछ लोग जूते बनाते हैं, कुछ घर बनाते हैं, उसी तरह मैं लोगों के लिए पैसा बनाता हूँ और इस काम में मेरे को बहुत मजा आता है। उनका करियर शुरू हुआ 1978 में जब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। उन्हें एक फ्यूचर ट्रेडर जिनका नाम विहार कैली था उनके पास जॉब मिली। इस ट्रेडर के पास उस टाइम पर एप्पल का एक कंप्यूटर था और उस ट्रेडर ने न्यूज़पेपर से प्राइस का डेटा को कलेक्ट कर रखा था और उन्होंने मोनरो से कहा था कि उस डाटा को कंप्यूटर में टाइप कर दे, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसे भी दिए। उस टाइम पर कंप्यूटर बहुत कम लोगों के पास था, इसलिए मोनरो के लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इसके अलावा उन्होंने फ्यूचर मार्केट के और कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में भी कुछ सीखा। इस समर जॉब से उनमें मार्केट के लिए इंटरेस्ट आने लगा। जब वो कॉलेज सेकेंड ईयर में थे तब उन्हें पता चल चुका था और वो यकीन कर चुके थे कि उन्हें एक ट्रेडर ही बनना है। उस टाइम पर मार्केट के लिए जो भी कोर्सेज अवेलेबल थे उन्होंने सारे खरीद लिए और अपना प्रोजेक्ट भी इंडेक्स फ्यूचर मार्केट में ही किया। उस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि बहुत सारे प्राइस चेंजेस को अगर एक साथ स्टडी किया जाए तो पता चलता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वो बहुत ज्यादा है और एक रिस्क कंट्रोल मेथोडोलॉजी भी बनाई जा सकते हैं। अक्टूबर 1987 से अक्टूबर 1989 में अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डेली बेसिस पे मार्केट में प्राइस चेंज हो रहे थे वो नहीं होने चाहिए, पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से प्राइस मूव आ रहे थे। इसके अलावा उनके प्रोजेक्ट से उन्होंने एक और कंक्लूजन निकाला कि जो भी प्राइस मूवमेंट हो रहे हैं वो कुछ पैटर्न्स में ही होते हैं। एक ट्रेडर थे विक्टर नेडरऑफर, वो एनसीजेड कमोडिटीज नाम की कंपनी चलाते थे। वो एक स्क्वॉश प्लेयर भी थे और मोनरो भी स्पोर्ट्स खेलते थे। तो उनके डायरेक्टर को पता था कि मोनरो को ट्रेडिंग में जॉब चाहिए, तो उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि विक्टर से बात करें। उन्होंने बात की और उनको तब जाके अपनी पहली ट्रेडिंग जॉब मिली। सिर्फ 2 वीक्स में उन्होंने न्यूयॉर्क एक्सचेंज में ट्रेड करना शुरू कर दिया। कुछ ऑर्डर्स वो विक्टर के लिए लगाते थे, बाकी टाइम वो अपने लिए स्कैल्पिंग कर रहे थे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग डील थी। स्कैल्पिंग 2 तरीके के होते हैं। पहला जिसमें आप बिड आस्क स्प्रेड्स पॉइंट कैप्चर करते हैं, जिसमें जो कस्टमर ने ऑर्डर लगाए हैं आप उनके अपोजिट ऑर्डर लगाते हैं, और दूसरा जो प्राइस में टेम्परेरी डिस्क्रिपेंसी होती है जिसके कारण प्राइस मूव करता है उसे कैप्चर करना। हालांकि वो तभी कॉलेज से पास आउट थे पर उन्होंने इतनी जल्दी स्कैल्पिंग सीख ली। उसका एक कारण है जब वो ट्रेडिंग फ्लोर पे पहुंचे तो वहां पे पहले से ही बहुत सारे ट्रेडर मौजूद थे जो कि मार्केट में पहले से ही काम कर रहे थे, जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। वो सबसे थोड़ा थोड़ा बात करते थे और थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करते थे। जब आपको बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है तब आप बहुत जल्दी सीखते हैं, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हैं या फिर हमारे वीडियो देखते हैं। इतने सारे ट्रेडर से सीखने के बाद उन्हें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि अगर तुम वो कर रहे हो जिसकी तुम्हें समझ नहीं है तो तुम बहुत जल्दी पैसा गवा दोगे। इसलिए मार्केट में ट्रेडर आते हैं, लॉस करते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर कोई बॉन्ड या इंडेक्स को बाय सेल करते हैं, वो मार्केट में ऑर्डर लगा देते हैं जिसके कारण उन्हें हमेशा बेकार प्राइस मिलता है। लेकिन अगर आप उसे ऑर्डर लिमिट में लगाएंगे तो आपको प्राइस अच्छा मिलेगा। ये छोटी छोटी बारीकी प्रॉफिट्स को बढ़ा देती हैं। उन्होंने ट्रेडिंग फ्लोर में एक और चीज सीखी और वो थी कि लोग अपने स्टॉप लॉसेस प्रीवियस डे के हाई पे या फिर लो पे लगा देते हैं। इससे होता यह है कि बहुत सारे लोकल ट्रेडर ये फिगर आउट करते हैं कि लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं और फिर प्राइस को वहां तक ले जाते हैं। उनके सारे स्टॉप लॉसेस एग्जीक्यूट करा के अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ये इलीगल भी नहीं है, इसलिए मोनरो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते। वो बस अपने माइंड में स्टॉप लॉस का प्राइस रखते हैं और जब आपको लॉस हो रहा होता है तो वो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। वो मानते हैं कि लोगों को अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियस जगह पर नहीं लगाना चाहिए। एग्जांपल के लिए प्रीवियस डे हाई के 1 टिक ऊपर लगाने से बेहतर है कि 10 टिक नीचे लगा दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस हंटिंग होती भी है तो भी आपका जो प्राइस है वो बहुत जल्दी एग्जिट हो जाएगा, जिससे ये होगा कि आपका लॉस कम रहेगा। ये कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है, बट इसमें उन्हें समझदारी दिखती है। जैसे कि जो राउंड नंबर्स होते हैं जैसे 20,500, 20,000 या 21,000, तो इन पे स्टॉप लॉसेस
बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बहुत सारे ट्रेडर जनरली राउंड नंबर पे बैठे रहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। इसलिए ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस लगाना अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक बार मोनोरो ने डॉ जोन्स को खरीदा 2950 के लेवल पर और उनका टारगेट था 3000 का। पर जैसे ही जब मार्केट 3000 के पास होती है तो वो अपने ट्रेडर को बोलते हैं कि दूसरे ब्रोकर को कॉल करें और ये पता लगाते हैं कि जो बैकग्राउंड में नॉइज कितना आ रहा है। उससे पता लगता है कि लोगों में एक्साइटमेंट कितना है, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट, अगर एक्साइटमेंट ज्यादा है और वो 3000 के पास आ रहा है यानी राउंड नंबर के पास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पोजीशन को और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं उस पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर नॉइज कम रहता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो उस लेवल अपनी पोजीशन को काट देते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि मार्केट जो है वहां से नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। नॉइज लेवल से आपको ये पता लग जाता है कि कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाहे बाय के चाहे सेल के। इससे पता लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, और ये सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल पे ही होते हैं। ट्रेडिंग फ्लोर से जो दूसरी चीज उन्होंने सीखी वो ये कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में ओपनिंग टाइम पे होती है और क्लोजिंग टाइम पे होती है। नॉर्मली ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम जो है यू कर्व में फॉलो करती हैं, ओपनिंग में बहुत ज्यादा, क्लोज में बहुत ज्यादा, और जो मिड टाइम होता है उसमें बहुत कम, और दिन के टाइम वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। इस नॉलेज से आप अपने दिन के समय अपनी पोजीशन को सपोर्ट कर सकते हैं। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में एक सिंगल ट्रेडर भी मार्केट की मूवमेंट को मूव करा सकता है। जैसे कि अगर S&P कल हाई के पास ट्रेड कर रहा है और मोनोरो को अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है, तो वो प्राइस को थोड़ा और ऊपर पुश करके डिमांड बढ़ा सकते हैं। जैसे जब ऑल टाइम हाई के पास मार्केट होती है और उनको ऐसे ट्रांजैक्शन दिखेगी तो वो भी उस ट्रेड में कूद पड़ेंगे, जिससे प्राइस को ऊपर जाने में मदद मिलेगी और मोनोरो आराम से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर पाएंगे। जब वो ट्रेडिंग फ्लोर में थे तो वो पोजीशन ट्रेडिंग में बहुत अच्छे थे और इसके साथ साथ उन्हें कंप्यूटर मॉडल बनाने में भी एक्सपीरियंस था। रोज शाम को जब वो ट्रेडिंग के बाद घर जाते थे तो अपने मॉडल पे काम करते थे, और विक्टर अच्छा था इसलिए उन्हें उन मॉडल को टेस्ट करने देता था। और सबसे अच्छी बात थी कि उन ट्रेड से वो पैसा भी कंसिस्टेंटली कमा रहे थे। पर उन मॉडल में अच्छे से ट्रेड करने के लिए उन्हें मार्केट को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही जगह ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अपने मॉडल से या फिर विक्टर के साथ ट्रेडिंग फ्लोर पे। वो जनरली किसी ट्रेड को एक वीक तक होल्ड करते हैं। जब भी वो ट्रेड लेते थे तो उनके एक दिन में बहुत सारे ऑर्डर होते थे, इसलिए उन्होंने ब्रोकर से बात करके अपनी ब्रोकरेज कॉस्ट कम करा ली थी। इसलिए उस टाइम पे जो बाकी फंड से उनके मुकाबले उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम आती थी, जिससे उनके प्रॉफिट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा वो स्लीपेज पर भी ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने एक ऑर्डर लगाया $17 पे और वो ऑर्डर फिल हुआ $18 पे, तो स्लीपेज हुआ $1। इसी तरह जब उन्हें दिन में बहुत सारे ट्रेड लेने लगे तब उनको पता लग गया कि कौन सा ब्रोकर कम स्लीपेज लेता है, और वो उसी ब्रोकर में ट्रेड करते थे। और इन तरीकों से उन्होंने अपने लिए लगभग 6% साल का वो बचा लेते थे। वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट 5 चीजों को देते हैं। सबसे पहला है, वो कहते हैं कि मेरी रिसर्च अच्छी है इसलिए उनके पास हमेशा एक एज रहती है। दूसरा है, वो हमेशा एक प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट अप्रोच को यूज करते हैं, वो कभी भी रिस्क अपने से ज्यादा नहीं लेते। तीसरा है, वो लो कमीशन पे काम करते हैं, जिससे वो बाकी फंड मैनेजर से प्रॉफिटेबल रहते हैं। अगर सबका परफॉर्मेंस सेम भी हो, सबके ट्रेड सेम भी हो, तब भी उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है, जिससे उनको एनुअलाइज 6% का प्रॉफिट होता है। और चौथा तरीका है, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। और पांचवा है, लास्ट पॉइंट है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो लोग उनके लिए काम करते थे उनका खुद का फंड उस फंड में इंक्लूड रहता था, इसलिए सभी सीरियस होकर काम करते थे। उन्होंने अपने नेटवर्थ का 90% अपने फंड में इन्वेस्ट कर रखा था और वो कभी भी अपना पैसा बाहर नहीं निकालते, वो बस अपना खर्चा निकालते हैं। वो जब चाहे तब रिटायर तो हो सकते हैं, पर उन्हें ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है इसलिए वो ट्रेडिंग करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मुझे ट्रेडिंग में मजा आ रहा है तब तक मैं ट्रेडिंग करूंगा, अगर जब मुझे मजा आना बंद हो जाएगा तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। जब से उन्होंने ट्रेडिंग की है तब से मार्केट में बहुत सारे चेंज आए हैं, जैसे कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत बढ़ गए हैं, जिसके कारण मार्केट में एफिशिएंसी बढ़ गई है। जो ट्रेडिंग पैटर्न लेकिन पहले काम करते थे वो अब बंद हो गए। जैसे कि मोनोरो एक ट्रेड पैटर्न पे काम करते थे कि अगर मार्केट मंडे को ऊपर रहती है तो वेडनेसडे को वो उससे बाय करते थे, पर ये पैटर्न धीरे धीरे बंद होने लगा। वो किसी भी टाइम बहुत सारे कंप्यूटर मॉडल को यूज करते हैं, जिनसे अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज होती है और उसके साथ साथ अलग अलग टाइम पीरियड पर भी काम कर रहे होते हैं। इस टेक्निक से उनको डाइवर्सिफिकेशन बना रहता है। डाइवर्सिफिकेशन से उनका मतलब है डेली का डेटा यूज करना, वीकली का डेटा यूज करना और आर्ली का डेटा यूज करना, पर वो कभी भी अपने कंप्यूटर के मॉडल पे 100% ट्रस्ट नहीं करते। और सिग्नल जो बाय होते हैं या सेल सिग्नल होते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं, ये डिसीजन उनका खुद का होता है। एक चीज जो उनकी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो ये कि वो पोजीशन एग्जिट को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं और कभी भी पैनिक नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर पोजीशन छोटी है और मार्केट मेरे व्यू के अगेंस्ट जा रही है तो मैं उसे उसी वक्त एग्जिट कर देता हूँ, लेकिन जब पोजीशन बड़ी होती है तो मैं मार्केट को पहले स्टेबलाइज होने देता हूँ फिर एग्जिट करता हूँ। उनके रिस्क मैनेजमेंट के कुछ रूल हैं। सबसे पहला है कि अगर उनका लॉस टोटल इक्विटी का 1.5% हो जाए तो अपनी सारी पोजीशन वो एग्जिट कर देते हैं। और दूसरा रूल है कि अगर किसी भी दिन वो 4% डाउन हो जाए अपने पोर्टफोलियो का तो वो अपनी पोजीशन सारी एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि एक बार उन्हें $9.5 मिलियन का लॉस हुआ, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। इसलिए वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो चार्ट्स यूज करते हैं ये जानने के लिए कि बाकी ट्रेडर कहां पर इंटरेस्टेड होंगे,
होंगे या कौन सा पैटर्न देख रहे होंगे। वो सिस्टम ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग दोनों ही यूज करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक ट्रेडर को दोनों में ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सिस्टम ट्रेडिंग ही यूज करते हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप बड़े प्रॉफिट से रह जाएंगे। इसलिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए और आप उसमें एंट्री और एग्जिट के लिए डिस्क्रिशनरी मेथड को यूज कर सकते हैं। और अपना सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने मार्केट में जो भी कमर्शियल सिस्टम होते थे, जैसे एल्गो सॉफ्टवेयर आते हैं, उन्होंने उन्हें खरीदा, पर उनमें से किसी को भी यूज नहीं किया। बस उनसे ये सीखा कि अपना सिस्टम कैसे बनाते हैं। ज्यादातर टाइम ये कमर्शियल सिस्टम काम नहीं करते, इसलिए उन्होंने सिर्फ रेफरेंस के लिए ही उन्हें खरीदा था। मोनरो के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है। अगर रिस्क मैनेज प्रॉपर किया जाए तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि कुछ इंडिकेटर हैं जो ओवररेटेड हैं, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, गैन एंगल्स, RSI और स्टोकेस्टिक। वो कहते हैं कि जब भी बात मनी मैनेज करने की आती है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग है, क्योंकि असली पैसा मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, क्योंकि जो मार्केट में स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं वो तो सभी कर रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे, और जब उनको लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा, और एक तरह से आपका परफॉर्मेंस हमेशा सेम रहेगा। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए वो सिर्फ एक एडवाइस देते हैं कि स्टैटिस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको वो सिस्टम ढूंढना चाहिए जो आपके लिए काम कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो नए ट्रेडर बनना चाहते हैं उनको वो 3 बुक की रिकमेंडेशन देते हैं। सबसे पहली है द कंप्लीट गाइड टू द फ्यूचर मार्केट, जिसे लिखा है जैक डी श्वेगर। दूसरी बुक है द हैंडबुक ऑफ फ्यूचर मार्केट, जिसे लिखा है पेरी कॉफमैन में। और तीसरी बुक है द कमोडिटी फ्यूचर्स गेम, हु विंस, हु लॉसेस एंड व्हाई, जिसे लिखा है रिचर्ड जे ट्विलिस ने और फ्रैंक जे जोनस ने। आप कमेंट करेंगे तो मैं इन वीडियो का समरी जरूर बनाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कुछ गलतियों की जो नए ट्रेडर करते हैं। सबसे पहले है कि वो सोचते हैं कि थोड़ा सा काम करके वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत धारणा है। दूसरा पॉइंट है कि वो हमेशा दूसरों के कहने पे बुलिश होते हैं या बियरिश हो जाते हैं। वो कभी अपना एनालिसिस नहीं करते, बस किसी ने कहा कि वो बुलिश है तो वो भी बुलिश हो जाते हैं, किसी ने कहा बियरिश है तो उनका व्यू भी बियरिश हो जाता है। और तीसरी चीज है कि वो रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करते। आखिर में मोनरो ट्रेडर वो ट्रेडर हैं जिनका रिटर्न एनालाइज्ड बेसिस पे बहुत ज्यादा है और ड्रॉडाउन बहुत कम। इन्होंने सालों की मेहनत करके ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है, और उनके सक्सेसफुल होने का एकमात्र कारण है उनकी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और ये वो ज्यादातर डिस्क्रिशनरी मेथड ही यूज करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा न्यू मार्केट विजर्ड बुक समरी। उनमें से हमने एक ट्रेडर देखी जो कम रिस्क लेकर भी ज्यादा रिटर्न कमाते हैं, जिनका नाम है मोनरो ट्राउट। हमने उनके ट्रेडिंग रूल सीखे और सीखा कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, मार्केट में एक एज होनी चाहिए और सॉलिड रिस्क कंट्रोल। अगर आप ये बुक पर्सनली पढ़ते हैं या इस बुक की समरी देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी ट्रेडर हैं उनका माइंडसेट कैसे काम करता है। जो भी बड़े हेज फंड मैनेजर बने हैं आज, वो स्टार्टिंग में एक आपकी तरह ही थे, हमारे जैसे ही थे, बट उन्होंने अपने जो रिस्क कंट्रोल है उस पर बहुत फोकस किया, प्लस सिस्टम बनाने में बहुत जोर दिया। इसलिए ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे।